गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें आज हम आपका जो 14 चैप्टर है, जिसको पुरानी सिलेबस के हिसाब से 14 चैप्टर है और नई सिलेबस के हिसाब से ये 13वां चैप्टर है। ठीक है, तो ये हम सीखेंगे। और इसमें हम क्या क्या सीखते हैं? तो इसमें हम सीखते हैं सांख्यिकी, इसका नाम है। क्या क्या इसमें हमने निकालना होता है? तो इसमें हम निकालते हैं माध्य, माध्यक और बहुलक। ठीक है, इसमें हम क्या निकालते हैं? माध्य, माध्यक और बहुलक। ये जो क्लास है, ये आज आपको लग सकता है कि थोड़ी सी फास्ट चल रही है, क्योंकि बिल्कुल ये क्लास आज थोड़ी सी फास्ट ही चलेगी। क्यों? क्योंकि हमें आज की ही क्लास में तीनों सीखने हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक। क्यों तीनों सीखने जरूरी हैं? इसलिए ताकि अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, वो तो आप मुझसे क्लास के बाद में पूछ ही लोगे, है ना। कोई डाउट अगर आपको रहेगा, वो तो आप मुझसे क्लास के बाद पूछ ही लोगे, लेकिन आप अपने एग्जाम से पहले इसकी रिकॉर्डिंग अगर देखो तो आपको तीनों चीजें एक ही रिकॉर्डिंग में मिल जाए। इसलिए मैं इस क्लास में इसको खत्म करने वाली हूँ। ठीक है, हाँ बेटा, बिल्कुल आपके एग्जाम है, सेट एग्जाम मंडे से है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमें पता है और डेटशीट भी हमें पता है कि आ चुकी है अब। और इसलिए आज आपकी लास्ट क्लास है। अगर एक और क्लास हमारे पास होती तो हम आराम से सीखते इनके बारे में, पर एक भी क्लास इसके बाद नहीं होने वाली है। तो इसलिए आज की क्लास में तीनों हम सीखेंगे। तो इसलिए जो भी मैं बोलूंगी बिल्कुल ध्यान से सुनना, कॉपी अपने साथ रखो, जो नोट करने के लिए बोलूंगी नोट भी करते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करें माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में। तो माध्य निकालने के हमारे पास जो है वो 3 तरीके होते हैं, लेकिन हम जो यहाँ पर सीखेंगे वो एक ही तरीका सीखेंगे, जो कि तीसरा वाला है। ठीक है, माध्यक और बहुलक निकालने का एक एक ही तरीका होता है, तो इसको एक एक तरीका इसका सीखेंगे, लेकिन माध्य निकालने के 3 तरीके हैं, जिसमें हम तीसरा वाला तरीका सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि माध्यक कैसे निकलता है, बाकी फिर बहुलक और माध्य बाद में सीखेंगे। ठीक है, पहले हम सीखेंगे कि जो माध्यक है उसको कैसे निकाला जाता है। तो चलिए लिख लेते हैं पहले यहाँ पे माध्यक और माध्यक का फॉर्मूला। तो जिन बच्चों ने माध्यक का फॉर्मूला अभी तक नहीं लिखा है या नहीं उनको पता है, तो बिल्कुल अपनी कॉपी तैयार रखो और फटाफट से मेरे साथ माध्यक का फॉर्मूला लिखो। माध्यक का फॉर्मूला होता है L जमा n बटे में 2 माइनस सी एफ और इसके पूरे के बटे में f और गुणा में इसके h। ठीक है, और गुणा में इसके क्या? तो गुणा में इसके h। ये होता है माध्यक का फॉर्मूला। अब बात कर लेते हैं कि इस फॉर्मूले में जो हमने चीजें लिखी हैं ये क्या क्या है। तो इसके लिए हमें एक सारणी बनानी पड़ेगी। तो चलिए फटाफट से एक सारणी बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक टेबल बना दिया और इस टेबल की मदद से हम सीखेंगे कि ये जो माध्यक है इसमें जो चीजें हैं फॉर्मूले में ये क्या क्या है। आपको इंग्लिश मीडियम है क्या? आपको तो बेटा फिर इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए था, क्योंकि तो हिंदी मीडियम का बैच है, बट इंग्लिश में बोल दूंगी मैं। माध्यक होता है मीडियन। ठीक है, माध्यक होता है मीडियन। और सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि हमारा क्वेश्चन कैसा दिखता है। जो क्वेश्चन हम लेते हैं उसमें सबसे पहली चीज जो दी रखी होती है वो होती है वर्ग अंतराल। ठीक है, क्या होता है वो होता है वर्ग अंतराल, जिसको हम कहते हैं क्लास इंटरवल। और जो दूसरी चीज हमें दे रखी होती है उसको हम कहते हैं बारंबारता। तो जो भी आपको सवाल देखने को मिलेगा उसमें आपको ये 2 चीजें पहले से ही दे रखी होंगी। तो ये है, एक है वर्ग अंतराल, एक है बारंबारता। ये आपको सवाल में ही दिख जाएगा। तो चलिए लिखते हैं कि वर्ग अंतराल कैसा होता है। बारंबारता को इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। वर्ग अंतराल मतलब क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये है 10 से 15, फिर है 15 से 20, फिर है 20 से 25 और उसके बाद होगा 25 से 30। ठीक है, 20 से 25 और 25 से 30। तो ये जो चीज लिखी होती है ये ही होती है हमारे लिए वर्ग अंतराल। और उसके बाद जो इसके सामने जो चीज लिखी होगी वो हमारे लिए बारंबारता होगी, जिसको हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो मान लो यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 13 है। ठीक है, अब इसको जरा जोड़ो, जरा कितना इसका सम आ रहा है जोड़ के? 16। ठीक है, 6 और यहाँ पर 3, 36 आया। ठीक है, यहाँ पे कितना आया? 36 आया। अब देखो हम यहाँ पे माध्यक निकाल रहे हैं, तो माध्यक निकालने के लिए हमें यहाँ पर अपनी मर्जी से एक जो है वो कॉलम ऐसे बनाना पड़ता है और ये हमें निकालना ही पड़ता है जब भी आपको माध्यक निकालना हो, लेकिन इसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम बात करेंगे जो यहाँ पे चीजें लिखी हैं ये क्या है। जैसे कि एल
एल यहाँ पे किसको दर्शा रहा है, तो एल का मतलब होता है निचली वर्ग सीमा, या फिर इसको इंग्लिश में कहें तो लोअर लिमिट। निचली वर्ग सीमा कहाँ देखने को मिलेगी, तो निचली वर्ग सीमा आपको देखने को मिलेगी आपके वर्ग अंतराल में। जैसे कि 10 और 15 एक वर्ग अंतराल है, क्लास इंटरवल है। 10 यहाँ पर हमारे लिए निम्न वर्ग सीमा या फिर निचली वर्ग सीमा है, ठीक है। और जो 15 हमारे लिए है वो ऊपरी वर्ग सीमा है। किस किस को निचली और ऊपरी वर्ग सीमा क्लियर हुई, फटाफट से चैट में वाई लिखो। निचली वर्ग सीमा है 10 और ऊपरी वर्ग सीमा है 15। क्लियर है सभी को, बताइए फटाफट से। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो एल का मतलब निचली वर्ग सीमा है, मतलब हमने इसमें से किसी को ले लिखना है एल की जगह पर किसको लिखना है उसका हमें पता लगाना पड़ेगा। तो अभी के लिए लोअर लिमिट 10 है, अपर लिमिट 15 है। अपर से हमें भी कोई लेना देना नहीं है, अभी हमें लोअर का ही बस देखना है। एल मतलब लोअर लिमिट। फिर बात करते हैं एन की, तो एन होती है कुल बारंबारता, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि एन कितने के बराबर है तो आपका आंसर क्या होगा? 36/2। 36/2 नहीं, अभी सिर्फ एन बोला है। 36। ठीक है, ठीक है, कुल बारंबारता एन हो गया। उसके बाद देखें तो CF है, CF का मतलब है संचयी बारंबारता। क्या है? संचयी बारंबारता। और ये हमें कहाँ मिलेगी, तो ये हमें निकालनी पड़ती है, ये हमें कहीं नहीं मिलती, ये हमें खुद से निकालनी पड़ेगी। संचयी बारंबारता को हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे इसका नाम है CF, वैसे इसकी फुल फॉर्म है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और H का मतलब यहाँ पर होता है, H का मतलब होता है यहाँ पे हाइट। और ये कैसे निकाली जाती है, तो H को हम निकालते हैं कि अगर हम ऊपरी वर्ग सीमा से मतलब अपर लिमिट से अगर हम निचली वर्ग सीमा मतलब लोअर लिमिट को माइनस कर दें तो हमें हमारा H जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, ऊपरी वर्ग सीमा से निचली वर्ग सीमा को माइनस करोगे तो H मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हमारे फॉर्मूले में यूज हो रही थी हमने यहाँ पे लिख ली है। अब हम बात कर लेते हैं F की। तो F क्या है? F होती है बारंबारता, जो कि आपको सवाल में ही दी होगी। ठीक है, जो कि आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। आपके सवाल में जो ये चीज बनी है इसी में से कोई एक चीज आपने लिखनी है। किसको लेना है तो वो हम सीखेंगे बस थोड़ी देर में। ठीक है, तो अभी के लिए इतना सीखो कि ये जो होता है ये एफ होता है। ठीक है, ये जो बारंबारता है इसको हम कैसे दर्शाते हैं, एफ से दर्शाते हैं। अब हमको माध्यक निकालना है, तो माध्यक निकालने के लिए एक चीज है जो हमें निकालनी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, ये चीज आपको हर बार निकालनी पड़ेगी, जितनी बार भी आप क्या करते हो, माध्यक निकालते हो, तो संचयी बारंबारता आपको निकालनी ही पड़ेगी, जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या फिर CF। चलिए, तो संचयी बारंबारता निकालना बहुत आसान है। अगर मैं आपको बोलूं कि 5 के लिए संचयी बारंबारता क्या होगी, तो 5 के लिए 5 ही होगी। 6 के लिए संचयी बारंबारता निकालनी है तो कितनी आएगी, बताओ किसी को भी अगर पता हो तो। 11। 11 कैसे 11 आई, कोई बता सकता है? 6 को प्लस कर दे। 6 और 5। बिल्कुल, क्योंकि संचयी बारंबारता अगर निकालनी होती है तो बारंबारता को उससे ऊपर वाली संचयी बारंबारता में जोड़ो, आपको संचयी बारंबारता मिल जाएगी। जैसे कि 6 में 5 को जोड़ा तो 11 आया, तो 6 के लिए संचयी बारंबारता 11 है। 12 के लिए पूछूं तो 12 के लिए क्या हो जाएगी संचयी बारंबारता? 23। बिल्कुल 23 हो जाएगी। 12 में 11 जोड़ा तो हमारे पास 23 आ गया। और 13 के लिए क्या हो जाएगी? 36। 36, बिल्कुल सही। 13 के लिए कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। देखो अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही जरूरी चीज नोट कर लेना कि आपकी जो आखिरी वाली संचयी बारंबारता होगी और आपका जो बारंबारता का योग होगा, ये दोनों बराबर आने चाहिए। अगर ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हो तो समझ जाना कि आपने कुछ गड़बड़ कर दी। ठीक है, तो समझ जाना कि कुछ आपने गलती कर दी है। आखिरी संचयी बारंबारता और जो आपकी बारंबारता का योग है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 36 और ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड वाली 36, ये बराबर ही होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं बारी बारी से। अब हमने इन चीजों को निकालना है। जैसे कि सबसे पहले, जब भी आपको पता है कि आप माध्यक निकाल रहे हो, सबसे पहले ध्यान रखना आपको n/2 ही निकालना है, क्योंकि इसी के आधार पर आप बाकी चीजें निकाल पाओगे। तो चलिए बताओ n/2 में कैसे निकालेंगे n/2। सबसे पहले हमने देखा कि n कितना है, n 36 है, तो मैंने यहाँ पे 36 लिख दिया, बटे में मैंने इसके 2 लिख दिया। इसको जरा काटो तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6।
13 आया। ठीक है, कितना आया? 13 आया। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ कंफ्यूज हो गए तो फिर कंफ्यूज ही रहोगे। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखो, मैंने n/2 निकाला, n 36 था। n जो है वो बहुत बार हमें, क्या हो गया? मैम 3/2 गलत है। क्या है गलत? आएगा यहाँ पर काट के। 2 एकम 2 2 3 6, कितना आएगा काट के? मैम 18 आएगा, 13 लिखा है ना यहाँ पर ओ काट अच्छा अच्छा, के। हाँ ठीक है 18, चलो 18 आएगा, वेरी गुड। चलो 18, क्योंकि 18 दूनी 36, हाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। अब देखो यहाँ पर 18 आ गया। ठीक है, हमने जो n/2 किया तो हमें यहाँ पे 18 मिल गया, तो हमने 18 को संचयी बारंबारता में ढूंढना है। अपने इस 18 को कहाँ ढूंढो? तो 18 को संचयी बारंबारता में ढूंढो और मुझे बताओ क्या संचयी बारंबारता में 18 है? हाँ या ना? मैम नहीं है। ठीक है, अच्छा 18 किसके किसके बीच में आ सकता है? तो हमें पता है 18 आ सकता है 11 और 23 के बीच में। तो अब मतलब हमें 11 और 23 में से ही कोई एक संख्या को चुनना होगा, क्योंकि 18 तो यहाँ पर नहीं है। तो अब कैसे चुनेंगे? तो ये रूल यहाँ पे कहता है कि आपको जो है वो जो भी n/2 अभी आया, जैसे कि 18 आया, इस 18 से बड़ी संचयी बारंबारता को चुनना होगा। 18 से बड़ी, तो हम किसको चुनेंगे? हम 23 को चुनेंगे, मतलब हम 23 को चुनेंगे। किस किस को ये बात समझ में आई? बताओ कि अगर n/2 18 है, हम पहले ढूंढेंगे 18 ऊपर है, नहीं था। अगर 18 ऊपर नहीं तो 18 से बढ़ा लो, जैसे कि 11 और 23 के बीच में पक्का 18 आता, लेकिन 18 था नहीं, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? 18 से बड़ा लेना पड़ेगा, मतलब कि 23 को लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे चुना 23 को, 23 को मैंने यहाँ पे चुना है। ठीक है, तो अब जो कुछ भी होगा वो 23 के हिसाब से ही होगा। जो कुछ भी हम करेंगे वो 23 के ही हिसाब से करेंगे, जैसे कि एल एल हम 23 के हिसाब से लेंगे। तो मुझे बताइए, अगर मैं 23 को चुन रही हूं तो मैं एल कितना लूं? मैम 20। बिल्कुल, एल कितना लेंगे हम? एल लेंगे हम 20। क्यों? क्योंकि 23 के लिए जो एल है, जो लोअर लिमिट है, जो निचली वर्ग सीमा है, वो 20 है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 23 लिखा है, 23 के बाद यहाँ पे देखो तो 20 और 25 इसके लिए वर्ग अंतराल था। 23 के लिए वर्ग अंतराल 20 और 25 है, जिसमें से लोअर लिमिट या फिर निचली वर्ग सीमा 20 है, तो एल हमारा 20 आ जाएगा। चलिए मुझे बताइए 23 के लिए मैं एफ कितना लूं? 11 11। 11 नहीं, एफ एफ, 12 ये है एफ, 12 F बिल्कुल। क्योंकि 12 इसलिए लेंगे क्योंकि 23 के लिए जो फ्रीक्वेंसी है, 23 के लिए जो बारंबारता है वो 12 है। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि मैं CF कितना लूं? ये 11 हाँ, इसको हम क्या लेंगे? इसको हम 11 लेंगे। क्यों? क्योंकि रूल कहता है कि जिसको आपने अभी अभी चुना, जैसे कि मैंने 23 को चुना, क्यों चुना? हमने सीख लिया क्यों चुना। 18 की वजह से मुझे 23 को चुनना पड़ा। अब 23 को चुना है तो CF की जगह पे गलती से भी 23 मत लिखना, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? जो इससे ऊपर होगा। ठीक है, जो क्या होगा? जो इससे ऊपर होगा वो हमारे लिए CF का काम करेगा। तो 11 है जिसको हम CF की जगह पर लेने वाले हैं। अब कौन बचा? अब हमारे पास बच गया H। तो बताओ H कितना लूं? 5। कितना? 5। ठीक है, क्योंकि H हमें पता है क्या होता है, ऊपरी वर्ग सीमा से जब निचली वर्ग सीमा को माइनस करते हैं तो उसको हम H कहते हैं। यहाँ पर 15 में से 10 गए तो 5, 20 में से 15 गए 5, माइनस करोगे तो आपको हर बार 5 ही मिलेगा, इसलिए हमने जो है वो इसको 5 लिया। अब हमने ये सारी चीजें निकाल ली है, हमें जो जो अपने फॉर्मूले में चाहिए था वो हमने निकाल लिया है। अब इसको हम अपने फॉर्मूले में भरेंगे। तो चलिए फॉर्मूले में इसको भरते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला फिर से लिख लेते हैं यहाँ पर। तो फॉर्मूला है L, जमा का निशान, बटे में है इसके n/2, माइनस में है CF और इसके बटे में है F और गुणा में है H। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमने क्या करना है? तो इसमें इनकी वैल्यूज को भरते जाना है। जैसे कि L हमने 20 को माना है तो 20 लिख दिया, जमा का निशान, n/2 हमने निकाल लिया था जो कि 18 आया था, माइनस का निशान, CF हमने निकाल लिया है 11, तो 11 लिख दिया। और यहाँ पर देखो तो बटे में कितना आएगा इसके? F कितना है? F 12 है, तो यहाँ पे बटे में इसके 12 आएगा। ठीक है, बटे में इसके कितना आएगा? तो बटे में इसके 12 आएगा। और गुणा में कितना? तो गुणा में आ जाएगा 5, क्योंकि इनके बीच का जो अंतर है वो 5 है। तो चलिए अभी ये हमारा 20 आ गया, जमा का निशान, 18 में से 11 माइनस करो, कितना आएगा? तो 7 आएगा। ये आ गया 7/12, गुणा में इसके 5।
अब इसको कैसे हल करें? बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ बच्चे 20 में 7 को जोड़ देंगे। क्या 20 में 7 जोड़ा जा सकता है? बताओ। नो मैम। बिल्कुल नहीं, 20 में हम 7 को नहीं जोड़ सकते, क्योंकि रूल कहता है कि जब तक इनके हर बराबर ना हो तब तक भिन्नों को नहीं जोड़ सकते। इसलिए 20 और 7 को जोड़ तो नहीं पाएंगे, तो क्या करें? तो 20 को ऐसे कैसा ही रखो, 7 और 5 की गुणा करा दो, क्योंकि गुणा का नियम कहता है, इसमें हर बराबर करने की जरूरत नहीं है। 7 में 5 की गुणा कीजिए तो 7 5 आ जाएगा 35 और बटे में इसके आ जाएगा 12। ठीक है, अब हमने अब क्या मैं अब जोड़ सकती हूँ 20 और 35 को? बताओ। नो मैम। नहीं जोड़ सकते, बिल्कुल। तो फिर क्या करें? तो फिर हम क्या करेंगे, 35 और 12 को दशमलव में बदलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 35 और 12 को दशमलव में बदलने की कोशिश करेंगे। कैसे बदलेंगे? तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 35/12। इसको ध्यान से सीखना, अभी जो मैं सिखा रही हूँ इस चीज को ध्यान से सीखना, क्योंकि ये हर सवाल में आपको करना पड़ेगा। जो चीज ऊपर लिखी होती है उसको हमेशा भाग के अंदर डालो, जो चीज नीचे लिखी होती है उसको हमेशा भाग के बाहर रखो। 12 का पहाड़ा पढ़ना है, 35 आना चाहिए, नहीं आता, कुछ तो आता होगा। हाँ, 12 दूनी 24। ठीक है, तो 12 दूनी 24 आ जाता है, तो इसलिए माइनस का निशान लगाओ और इसको माइनस करो। 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गए तो भी 1। क्लियर है सभी को? अब 12 का पहाड़ा पढ़ना था, 11 आना चाहिए था, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर क्या करें? तो फिर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव की मदद लेंगे। तो यहाँ मैंने दशमलव लगा लिया, तो मुझे यहाँ पे भी दशमलव लगाना ही पड़ेगा। इसके बाद एक 0 लिख दिया, तो इस 0 को नीचे लेके आओ, ये बन गया 110। और 12 का पहाड़ा पढ़ो, आता है 12 के पहाड़े में 110? नहीं आता, कुछ तो आता होगा। क्या आता है बताइए? 12 9 108। ठीक है, 12 9 108, क्योंकि 12 10 से 120 हो जाएगा ना, तो वो तो ले नहीं सकते। अब इसको करो तो ये आ जाएगा 2 0 0, फिर से एक 0 ले ली, नीचे 20 बन गया, 12 एकम 12। तो हमने जो है इसको दशमलव में बदल लिया है। इसके बाद हमें इसको और ज्यादा हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना ही करना है। दशमलव के बाद 2 अंकों तक भाग दिया करो, फिर रुक जाया करो। तो जब मैंने इसको भाग दिया तो 20 ऐसे का ऐसा ही रहा, 35/12 जो है वो 2.91 बन गया। ठीक है, ये कितने के बराबर बन गया? तो 2.91 के बराबर बन गया। अब देखो, अब हमने इनको जोड़ना है, तो हम प्रायिकता में ही सीख के आए हैं। प्रायिकता में हमने सीखा था कि कैसे बिना दशमलव वाली संख्या और दशमलव वाली संख्या को जोड़ा जाता है। तो चलिए इसको जोड़िए और मुझे बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है, बिल्कुल फटाफट से। 22.91। ठीक है, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट तो जोड़ नहीं सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 20 को अपनी मर्जी से दशमलव देना पड़ेगा। दशमलव के बाद जितनी संख्या चाहिए उतनी संख्याएं लिख लीजिए, उतनी 0 मतलब लगा लीजिए, और यहाँ पे 2.91। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे 20.00 और इसमें हम जोड़ देंगे 2.91 को। जोड़ने का एक तरीका होता है, दशमलव के नीचे दशमलव लगाना पड़ता है और संख्या के नीचे संख्या। ठीक है, तो 1 का 1, 9 का 9, दशमलव का दशमलव, 2 2, तो ये आ गया 22.91। तो ये हमने यहाँ पे माध्यक निकाल लिया है, ये हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया। जो चीजें आपको यहाँ पे सीखनी है, पहला तो ये कि आपको दशमलव में बदलना ही पड़ेगा हर सवाल में, और आपको दशमलव वाली जमा भी करवानी पड़ेगी हर सवाल में, चाहे वो माध्यक का हो या बहुलक का हो। ठीक है, क्लियर है सभी को इतना? बताओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो। स्क्रीन थोड़ी आपको इतनी छोटी रहेगी, बाद में स्क्रीनशॉट को जूम करके देख लेना, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे एक और माध्यक का ही सवाल करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। तो बात कर लेते हैं अब हम माध्यक के एक और सवाल की। तो यहाँ पे पहले ही मैंने जो है वो टेबल तैयार रखा है। ठीक है, अब इसमें हम सीधा संचयी बारंबारता निकालेंगे ताकि समय हमारा बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। 4 के लिए संचयी बारंबारता 4 ही रहेगी। 5 के लिए कितनी हो जाएगी? 9। 13 के लिए कितनी हो जाएगी? 22। 13 में 9 जोड़ो 22। 20 के लिए कितनी हो जाएगी? 42।
और 14 के लिए कितनी हो जाएगी, तो 42 में 14 को जोड़ दो तो हो जाएगी 56। 8 के लिए कितनी हो जाएगी, 8 में 56 जोड़ो तो आ जाएगा 64, और 64 में 4 जोड़ो तो आ जाएगा 67, मतलब 68। ठीक है, और जब इनको आप जोड़ोगे तब भी आपको 68 ही आंसर में मिलेगा। तो ये आंसर जो आता है और ये जो हमारी बारंबारता होती है ये बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर ये अलग अलग हुई तो समझ जाना कुछ तो गड़बड़ कर दी है, अगर सेम हुई तो समझ जाना कि यहाँ तक आंसर ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फिर से। अब हम यहाँ पे चुनेंगे n/2 यहाँ पे निकालेंगे। तो n हमें पता है कितना है, बताओ जरा n कितना है, सिर्फ n 68। जो बारंबारताओं का योग होता है उसी को हम n लेते हैं, और वही सेम चीज आपकी यहाँ पे भी आपको मिल जाया करेगी। ठीक है, तो 68 था, बटे में इसके 2 लिख दिया। अब इसको भाग करो 2 से तो ये आ जाएगा 2 3 6, 2 4 8। मतलब जब मैंने n/2 निकाला तो मुझे जो है वो 34 मिला। अब मुझे इस 34 को अपनी संचयी बारंबारता में ढूंढना है। ढूंढो और मुझे बताओ कि क्या ये 34 है संचयी बारंबारता में। 9 में नो नहीं है। किस किस के बीच में 34 आता है, हमें पता है 34 आएगा 22 और 42 के बीच में। अब 22 और 42 में से कोई एक चुनना पड़ेगा, किसको चुने, तो हमें ये भी पता है कि हमें 34 से बड़ा चुनना है। मतलब हम जिसको चुनेंगे वो हम 42 को चुनेंगे। ठीक है, 42 को हमने चुना, क्यों, क्योंकि n/2 आया था 34, 34 से बड़ा हमें चाहिए था जो कि 42 है, इसलिए हमने इसको जो है वो चुन लिया। तो 42 है जिसके हिसाब से अब हम चलेंगे। ठीक है, 42 के हिसाब से होगा अब जो भी होगा। जैसे कि L देखेंगे तो 42 के हिसाब से, F देखेंगे तो भी 42 के हिसाब से। तो चलिए देखिए और मुझे बताइए कि 42 के लिए L कितना है। 125। 125, बिल्कुल सही भाई, 42 के लिए 125 है L। क्योंकि 42 के लिए अगर हम देखें तो 42 के लिए जो वर्ग अंतराल है, जो क्लास इंटरवल है, वो 125 से 145 है। इसलिए क्या होगा, इसका जो लोअर लिमिट होगी, जो निम्न वर्ग सीमा होगी, वो 125 होगी। इसलिए हमने जो है वो यहाँ पे L की जगह पे 125 लिख लिया। अब बात करते हैं F की, कि 42 के हिसाब से देखो और बताओ कि F कितना है। 20 है, बिल्कुल, F जो है वो 20 है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब CF की बात अगर हम करें तो CF कितना लेंगे, 22। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो CF लेना है, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो संचयी बारंबारता लेनी है, कभी भी उसको मत लो जो आपने चुना, हमेशा उससे ऊपर वाला लो। जो कि इससे ऊपर है वो 22 है, तो CF आ जाएगा 22। और उसके बाद अगर हम बात करें किसकी बात करें, अगर हम H की, तो H कितना है, 20। 45 माइनस 125। बिल्कुल, 85 में से 65 माइनस करो तो आपका जो है वो 20 आएगा। सब कुछ ले लिया हमने जो जो हमें चाहिए था। हाँ, तो अभी फॉर्मूला लिखते हैं अपना और इसको सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला है L जमा n/2 माइनस CF पूरे के बटे में F गुणा में इसके H। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले याद होने ही चाहिए। तो L हमारा 125 है तो 125 लिख दिया, जमा का निशान, n/2 पहले ही निकाल लिया था, 34, CF भी पहले निकाल लिया था 22, और बटे में F भी निकाल लिया था 20। ठीक है, और इसकी गुणा में भी 20 आएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा H है और हमारा जो F है वो खुद ब खुद सेम आया। हर सवाल में ये सेम नहीं होंगे, ये इस सवाल में ही सिर्फ सेम है। तो ऐसा मत सोचना कि F और H को सेम लिखना है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे F 20 है क्योंकि 42 के लिए F 20 है, और यहाँ पे H 20 है क्योंकि 145 और 125 के बीच का अंतर 20 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल, तो 125 यहाँ पे ऐसे कैसा ही रहेगा, जमा का निशान, इसको माइनस करो, 34 में से 22 गया तो बच जाता है 12, बटे में इसके 20 ही है, गुणा में भी इसके 20 है। हमें पता है कि जब गुणा करते हैं तो तिरछे में काट सकते हैं, दाएं बाएं जो है वो तिरछे में ऐसे कट जाता है। तो इस 20 से 20 कट गया, 20 से कम 20, 20 से कम 20, और हमारे पास आ गया 125 जमा में 12, जो कि कितने के बराबर आया, देखो जरा इसको जमा करके, तो 137, 137 के बराबर। तो हमें हमारा माध्यक जो है वो मिल चुका है। यहाँ पर हमें उसको वो करने की जरूरत नहीं पड़ी, दशमलव में बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन बिना दशमलव में बदले हमें हमारा आंसर मिल गया 137। ठीक है, तो इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट से ले लीजिए। और फिर बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ, जो कि है कि माध्य कैसे निकाला जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट से y टाइप कर दो, जिसने भी ले लिया y टाइप कर दीजिए। ठीक है, चलो तो चलते हैं अब पीछे और पढ़ते हैं माध्य के बारे में। तो माध्य निकालने के 3 तरीके होते हैं, 3 फॉर्मूले होते हैं। मैं यहाँ पे 2 ही फॉर्मूले लिखूंगी क्योंकि पहला फॉर्मूला मुझे लगता है
अब सभी को आता होगा क्योंकि पिछली क्लास में भी पढ़ा था, मतलब 9th क्लास में भी शायद पढ़ा था। तो माध्य निकालने के लिए माध्य को पहले तो दर्शाया जाता है x के ऊपर ऐसे बार लगा के, एक फॉर्मूला होता है a जमा ब्रैकेट के अंदर समीशन ऑफ एफ आई यू आई बटे में समीशन ऑफ एफ आई गुणा में इसके h, और दूसरा फॉर्मूला होता है x बार बराबर है a जमा समीशन ऑफ एफ आई डी आई और बटे में इसके समीशन ऑफ एफ आई और गुणा में इसके h। तो ये जो आप देख रहे हो ऐसा कुछ साइन उल्टा ई, इसको समीशन कहते हैं। और ये क्या करता है, तो इसका मतलब होता है सम, सम मतलब कि जोड़, ठीक है। एफ आई और यू आई का जोड़, एफ आई का जोड़, एफ आई डी आई का जोड़, इन सब का जोड़ जो है वो दर्शाया जाता है इस वाले सिंबल से। तो चलिए इसमें एक चीज देख लेते हैं कि ए क्या है। तो ए होता है काल्पनिक माध्य, ये बहुत जरूरी होता है, इसके बिना आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो इसको हम कहते हैं काल्पनिक माध्य, क्योंकि दोनों फॉर्मूले में ये हमें दिख रहा है। और एक और चीज जो आपको निकालना पड़ेगा जब आप अपने जो है वो माध्य को सॉल्व करोगे, आपको एक्स आई निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक्स आई क्या होता है, तो एक्स आई को हिंदी में कहते हैं हम वर्ग चिन्ह और इंग्लिश में हम कहते हैं इसको क्लास मार्क। अब ये वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, और काल्पनिक माध्य को इंग्लिश में कहते हैं अज्यूम्ड मीन, ठीक है, अज्यूम्ड मीन। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है, तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, तो बिल्कुल सिंपल है। ऊपरी वर्ग सीमा में जब निचली वर्ग सीमा को जोड़ दिया जाए, ठीक है, ऊपरी वर्ग सीमा में जब निचली वर्ग सीमा को जोड़ दिया जाए और उसको भाग दे दिया जाए 2 से, तो हमें जो है वो अपना आंसर मिल जाएगा, मतलब एक्स आई जो है वो निकल जाएगा। ऊपरी वर्ग सीमा में निचली वर्ग सीमा को जोड़ो, उसको 2 से भाग दो, तो आपको एक्स आई मिल जाएगा। ये आपको निकालना ही पड़ेगा, किसी भी तरह से माध्य निकालो, एक्स आई निकालना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़े, इस फॉर्मूले को अगर आपने नोट कर लिया तो लिख लो, मतलब ये दोनों फॉर्मूले अगर आपने नोट कर लिए, चलो इनमें अंतर भी सीख लो, इन फॉर्मूलों में अंतर क्या है। तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो आप तब इस्तेमाल करोगे जब h बराबर होगा, जब क्या होगा, h जो है वो बराबर होगा, तब आपने ऊपर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेना है। पर मान लो किसी कारण की वजह से h बराबर नहीं है, तब आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें गलत लिख दिया, गुणा h नहीं होता, इसमें सिर्फ इतना ही होता है, ठीक है, इसमें जो है वो इतना ही होता है, गुणा h नहीं होता। तो तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, जब क्या हो, जब h बराबर ना हो, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अब इसका टेबल देख लेते हैं कैसा टेबल होगा। तो इतना बड़ा आपको टेबल बनाना पड़ेगा, जितना बड़ा टेबल उतनी छोटी कैलकुलेशन, जितना बड़ा आपका टेबल होगा उतनी ही छोटी आपकी गणना हो जाएगी, क्योंकि आपके नंबर उतने ही छोटे हो जाएंगे। सबसे पहले हमने निकालना है एक्स आई। तो एक्स आई हमने सीखा कि ऊपरी वर्ग सीमा में जब निचली वर्ग सीमा को जमा करोगे और उनको जब भाग कर दोगे 2 से, तो आपको जो है वो एक्स आई मिल जाएगा, ठीक है। ऊपरी वर्ग सीमा में निचली को जोड़ो, भाग कर दो 2 से, तो आपको एक्स आई मिल जाएगा। तो चलिए निकालिए एक्स आई। तो बताओ 65 और 85 के लिए एक्स आई कितना है। 65 और 85 के लिए एक्स आई कितना है। 65 निचली वर्ग सीमा है, इसमें ऊपरी वर्ग सीमा को जोड़ो, कितना आएगा, तो 150 आएगा। इसको फिर 2 से भाग करो तो कितना आएगा, 75 आ जाएगा। तो हमारे लिए जो ये वर्ग सीमा आई 76.5 मैम, 75 0.5 कैसे, मैम इनको प्लस, अच्छा हाँ मैम इनको प्लस करना है, ठीक है मैम। प्लस करके 150 और बटे में 2, तो 2 सत्ते 14, 2 पांचे 10, ठीक है 75। और आगे देखो तो आगे वाली आ जाएगी शायद 95। ये मैंने पहले लिख रखी है ताकि हमारा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो फटाफट से वहीं से इस टेबल को हम पूरा कर लेते हैं, ठीक है। ये आ गई 95, ये आ जाएगा हमारे लिए 115, ये आ जाएगा हमारे लिए 135, ये आ जाएगा 155, ये आ जाएगा 175 और ये आ जाएगा 195। तो ये हमने क्या किया, हमने जो है वो एक्स आई निकाल लिया। कैसे निकाला, तो ऊपरी वर्ग सीमा में निचली वर्ग सीमा को जोड़ा, बटे में 2 कर दिया। जैसे कि चलो आखिरी वाली निकाल के देख लेते हैं, अगर आपको देखना है एक केस। तो 185 में आपने 205 को जोड़ना है और इसको बटे 2 कर देना है। 185 में जब 205 जोड़ोगे, 5 5 10, 8 और 1 9, 2 और 1 3, 390 आएगा। इसको बटा 2 करो तो 2 एकम 2, 2 9 18, 2 5 10, तो 195 आपको मिल जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने निकालना है डी, तो डी निकालने के लिए आपको एक्स आई की मदद चाहिए। एक्स आई निकालने के लिए आपको वर्ग अंतराल की मदद चाहिए, ऊपरी वर्ग सीमा, निम्न वर्ग सीमा, इनकी मदद चाहिए। और डी निकालने के लिए आपको एक्स आई की मदद चाहिए। डी कहता है कि कैसे इसको निकाला जाता है डी को, तो जो भी आपने अभी अभी एक्स आई निकाला उसमें से ए को माइनस कर दीजिए। ए क्या है? ए का मतलब है काल्पनिक माध्य, ए का मतलब है अज्यूम्ड मीन, जो कि हमने अभी चुनना है। ठीक है, काल्पनिक माध्य हमने चुनना है। कैसे चुनना है? तो बहुत आसान है इसको चुनना, अभी आप इसको सीखना। यहाँ पर काल्पनिक माध्य चुनने के लिए हमें, गुड इवनिंग, काल्पनिक माध्य चुनने के लिए हमें एक्स आई में वो संख्या ढूंढनी है जो बिल्कुल ही बीचों बीच है। ठीक है, एक्स आई में वो संख्या ढूंढनी है जो बिल्कुल ही बीचों बीच है। तो कौन है वो संख्या जो बिल्कुल बीच में है, जो बिल्कुल बीचों बीच है? तो संख्या का नाम बताओ। मैम 135। 135 बिल्कुल बीच में क्यों है? क्योंकि 135 से ऊपर भी 3 संख्याएं, 135 से नीचे भी 3 संख्याएं, तो बिल्कुल बीच में कौन आया? 135 आया। पर मान लो क्या हो जाए, आपके पास एक सवाल ऐसा था कि एक ही संख्या बीच में आ रही थी। मान लो सवाल ऐसा होता कि ऊपर 10 है, उसके बाद 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर उसके बाद 19। ठीक है, तो अब आप किसको चुनते हैं यहाँ पे काल्पनिक माध्य? यहाँ पे तो कोई एक संख्या बीच में आ ही नहीं रही, 2 संख्याएं बीच में आ रही हैं। क्योंकि अगर मैं बोलूं 16 बीच में है, तो 16 के ऊपर 2 संख्याएं, नीचे 3 संख्याएं, बीच में नहीं आई। अगर मैं बोलूं 17 बीच में है, तो 17 के नीचे 2 संख्याएं, ऊपर 3 संख्याएं, ये भी बिल्कुल बीच में नहीं आई। तो 2 संख्याएं थी जो बीच में आ रही थी, एक थी 16, एक थी 17। अब देखो क्या हुआ, तो अब इसका मतलब है कि आप 16 और 17 में से किसी एक संख्या को अपने माध्य के रूप में, काल्पनिक माध्य के रूप में चुन सकते हो। ठीक है, काल्पनिक माध्य के रूप में आप अपनी मर्जी से किसी एक को चुन सकते हो। आपको 16 चाहिए 16 ले लो, आपको 17 चाहिए 17 ले लो, जो भी आपको ठीक लगे। तो इस बात को ध्यान रखना, अगर एक ही संख्या बीच में आ रही हो तो काल्पनिक माध्य फटाफट से आपको मिल जाएगा। पर ऐसा हो जाए कि एक के बदले 2 संख्याएं बीच में आ रही हो, तो उन दोनों में से किसी एक को ही चुनना है। ठीक है, क्लियर है सभी को ये चीज? यस मैम। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी जो बीचों बीच था वो हमें पता है 135 था, तो हमने लिख दिया कि ये 135 होगा। अब 135 को हमने चुन लिया। ठीक है, 135 को हमने चुन लिया, यहाँ पे मैंने 135 को मार्क कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पे बोला कि जो एक्स आई हमने निकाला है उसमें से ए को माइनस करना है, तो वैसा ही करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 135 में से जो है वो 75 माइनस कर दिया, क्वेश्चन गलत कर दोगे। जब ये कह रहे हैं कि एक्स आई, मतलब एक्स आई हमारा 75 है, एक्स आई हमारा 75 है, तो उसमें से 135 माइनस करो, तो इसका मतलब है कि ऐसे ही लिखना पड़ेगा। गलती से भी इसको 135 माइनस 75 मत लिखना। ठीक है, अब इसको माइनस करो, बताओ क्या आंसर आएगा? -60। माइनस का 60, बिल्कुल 60 आएगा। कैसा आएगा? तो जी माइनस का आएगा। फिर उसके बाद हमारे पास ये था 95 में से 135 को माइनस करो तो हमें मिल जाएगा माइनस का 40। और उसके बाद हमारे पास है कि 115 में से 135 को माइनस करो तो हमें मिल जाएगा माइनस का 20। और 135 में से जब 135 को ही माइनस कर दोगे तो 0 आएगा। 155 में से 135 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, बताओ? क्या मैम? 155 में से 135 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? प्लस जमा का का 20। प्लस का 20, जमा का 20। ठीक है, क्योंकि 155 बड़ा है। और यहाँ पे आ जाएगा जमा का 40 और यहाँ पे आ जाएगा जमा का 60। तो ये हमने डी भी निकाल लिया। अब हमको डी की मदद से, डी कौन है हमारे लिए? तो डी हमारे लिए सारी की सारी संख्याएं हैं, इसको हम डी कहेंगे। डी निकल चुका है। अब हमने ui निकालना है। ui निकालने के लिए di की मदद चाहिए। ui कैसे निकलेगा? तो जो आपने अभी अभी di निकाला है उसको h से भाग करना है। ठीक है, जो di निकाला उसको h से भाग करना है। तो देखो इस सवाल के लिए h कितने के बराबर है? इस सवाल के लिए माइनस -3 आएगा। अच्छा, वो नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ कि h कितने के बराबर है।
20 मैम। बिल्कुल h 20 के बराबर है, तो हम जो है वो di को 20 से भाग करेंगे। ठीक है, तो di में माइनस का 60 है, माइनस के 60 को 20 से भाग करो और पता करो क्या आएगा। तो जब हमने माइनस के 60 को 20 से भाग किया तो हमारा आंसर आया माइनस का 3, क्योंकि 20 तिया 60 होता है। माइनस के 40 को 20 से भाग किया तो आया माइनस का 2, माइनस के 20 को 20 से भाग करवाया तो आया माइनस का 1, 0 तो 0 ही रहेगा। और यहाँ पर देखिए तो 20 को 20 से भाग करवाएंगे तो जमा का 1 आएगा, 40 को 20 से भाग करवाएंगे तो 2 आएगा और 60 को 20 से भाग कराएंगे तो 3 आएगा। कैसा? जमा का। ऊपर आया माइनस का 3 2 1 और नीचे आया जमा का 1 2 3 और बीच में आया इनके 0। ठीक है, अब हमने निकालना है एफ आई यू आई। एफ आई कहां पर होता है हमें पता है, जो सवाल में दिया रहता है वो एफ आई होता है। यू आई हमने अभी अभी निकाल लिया है। तो अब हमको गुणा करवानी है एफ आई और यू आई की। तो चलिए पहले तो लिख लेते हैं कि ये जो है ये एफ आई के लिए कॉलम बना है, ये आपके लिए एफ आई है। आपने इसकी गुणा किससे करवानी है? तो अभी अभी जो हमने ये संख्याएं निकाली इससे हमने इनकी गुणा करवानी है। जिसकी सिधाई में जो नंबर उसकी गुणा उससे ही होगी। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि माइनस के 3 की सिधाई में 4 है, तो माइनस 3 गुणा करेगा 4 से तो कितना आएगा? माइनस का -12। माइनस का 2 भाग करेगा 5 से तो कितना आएगा? माइनस का 10। माइनस का 1 गुणा करेगा 13 से तो कितना आएगा? माइनस का 13। और 0 का तो 0 ही रहेगा। 14 ने 1 से गुणा की तो 14 एकम 14, 8 ने 2 से गुणा की 8 दूनी 16 और 4 ने 3 से गुणा की तो 4 तिया 12। अब हमने एफ आई यू आई तो निकाल दिया, पर हमें निकालना है इनका सम, इनका समीशन। तो उसको कैसे लिखते हैं? तो उसको लिखते हैं ऐसे, समीशन ऑफ एफ आई यू आई। तो यहाँ पर जो इनका जोड़ आएगा वो हमने इस्तेमाल करना है अपने सवाल में। ठीक है, तो इसका मतलब हमको इन सबको अब जोड़ना है, हमें जो है इन सभी संख्याओं को अब क्या करना है? जोड़ना है। तो चलिए इनको जोड़ते हैं। माइनस के 12 में माइनस के 10 को जोड़ा तो कितना आया बताओ? माइनस के 22। माइनस का 22 बिल्कुल करेक्ट है, माइनस का 22। ठीक है, और यहां तक हल कर दिया। अब इसमें हमने माइनस के 13 को जोड़, अभी हमने इन दोनों को हल किया, अब इसमें माइनस के 13 को जोड़ना है। अब कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस होता है, असल में हम इनको जोड़ रहे हैं, है भले ये माइनस के, पर माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो इसलिए जोड़ो। तो 3 में 2 जोड़ा 5, 2 में 1 जोड़ा 3, माइनस का 35, ये भी जोड़ दिया। 0 जोड़ के फायदा नहीं, 0 जोड़ेंगे माइनस का 35 ही आएगा। सीधा माइनस के 35 में 14 को जोड़ो, हमने 14 को जोड़ दिया। तो अब ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है। 5 में से 4 गया तो 1 और 3 में से 1 गया तो 2। ठीक है, माइनस का 21। उसमें 16 को जोड़ो, तो जमा का 16 है, इसको सॉल्व कीजिए फटाफट से। तो यहाँ पर आ जाएगा 5, कैसा वाला 5? माइनस का 5। अब इसमें 12 को जोड़ना है, तो इसमें 12 को जोड़ो। असल में हम 12 और 5 को जोड़ेंगे नहीं, माइनस करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो 12 में से 5 गए तो 7, और कैसा वाला 7? तो जमा का 7, क्योंकि 12 जमा का है, 12 जमा का तो 7 भी जमा का आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपना आंसर लिख लिया है 7। तो हमारा आंसर आ चुका है 7 जब हमने इसको जोड़ा। किसको क्लियर हुआ? जोड़ना घटाना, जोड़ना घटाना सिंपल है, बस आपको यहाँ पे साइन का ध्यान रखना है, बाकी आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो हमने समीशन ऑफ एफ आई यू आई भी निकाल लिया। एफ आई यू आई का समीशन मतलब इन सभी का योग हमने अब निकाल लिया है। तो अब हम इसको क्या करेंगे? इसको फटाफट से हम फॉर्मूले में भर देंगे। फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। जो एक्स को लिखा कहता है कि ए में जमा कीजिए, ए में जमा कीजिए समीशन ऑफ एफ आई यू आई को, और इसके बटे में कीजिए समीशन ऑफ एफ आई और गुणा कर लीजिए एच से। ठीक है, अब समीशन ऑफ एफ आई तो हमने किया नहीं, लेकिन ये हमें सवाल में दे रखा था। हमें सवाल में कहा था कि ये जो आपको लिस्ट दे रखी है, ये जो आपको लिस्ट दे रखी है, ये 68 उपभोक्ताओं की है। ठीक है, तो इसलिए हमें पता है कि इसके लिए जो एफ आई का समीशन होगा वो 68 होगा। तो इनका जो जोड़ है वो कितना है? 68। अब भरते हैं इनकी वैल्यू।
ए हमने माना 135 को, तो यहाँ पे 135 लिख दिया, जमा का निशान। समीशन ऑफ एफ आई यू आई 7 है, समीशन ऑफ एफ आई 68 के बराबर है, गुणा में एच है, एच यहाँ पर 20 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो कटता है उसको काट दो, है ना। इससे काट दिया हमने, 2 10 से 20, 2 3 6, 2 चौके 8, फिर से काटो तो 2 5 6 10, 2 1 2, 2 7 14। तो हमें मिल जाएगा 135 जमा 7/17 गुणा में 5, 7 की गुणा 5 से करवा दो तो हमें मिल जाएगा 135 जमा 35/17। अब हमने 35/17 जो है इसको हमने दशमलव में बदलना है, तो इसको भी हम डायरेक्ट दशमलव में बदल लेते हैं कि अगर हम 35 को भाग करें 17 से तो ये आ जाता है 2.05। ठीक है, 135 ऐसे का ऐसा, 35 और 17 को जब दशमलव में बदलोगे तो ये आ जाएगा 2.05। अब इनको जोड़ना है, जोड़ने के लिए हमने सीखा है कि कैसे जोड़ते हैं। तो 135 को हम अपनी मर्जी का दशमलव दे देंगे, 135 को अपनी मर्जी का दशमलव दे दिया, जितनी जीरो चाहिए उतनी जीरो भी ले ली, दशमलव के नीचे दशमलव, 05 का 05, 2 का 2, और इसको जोड़ो तो ये आ जाएगा 50.731, मतलब 137.05। तो ये हमने अपना माध्य भी निकाल लिया है, हमने अपना माध्य भी जो है वो ज्ञात कर लिया है। तो ऐसे जो है वो माध्य निकाला जाता है। ठीक है, तो इसका भी अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरे के पूरे इस टेबल का, पूरे के पूरे सॉल्यूशन का। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो मुझे बता देना, वाई टाइप कर देना। हाँ बिल्कुल, मैं पोल सेक्शन में देता एक सवाल। बेटा पोल में तो अभी हो नहीं सकता क्योंकि हम सेट एग्जाम का रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन में पोल में क्वेश्चन वैसे होते नहीं है। ठीक है, बट अगर टाइम बचेगा तो मैं कोशिश करूंगी, ठीक है, समय बचेगा तो जरूर मैं कोशिश करूंगी। अभी के लिए क्योंकि हमने बहुलक नहीं सीखा, उसको सीखते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी इसको मिटाते हैं और पीछे चलते हैं। तो ये हमारे लिए यहाँ पर बहुलक निकालना हो तो कुछ भी नहीं चाहिए, बस सवाल चाहिए, सवाल दे दो और बहुलक निकल जाएगा। तो बहुलक निकालने के लिए ये हमारे यहाँ पे बहुलक है। ठीक है, बहुलक का फॉर्मूला लिख लेते हैं। बहुलक होता है L जमा F1 माइनस F0, और इसके बटे में होता है 2 गुणा F1 माइनस में F2, सॉरी 0, माइनस में F0 माइनस में F2, और इसके ब्रैकेट को बंद करो और गुणा में H। ठीक है, गुणा में इसके H। चलिए, तो ये F है, इसको कुछ और मत समझना, ये इसको B मत समझना, D मत समझना। ठीक है, F है ये। अब बात कर लेते हैं F1, F0 और F0 की। तो हमारे लिए जो हमारे सवाल में जो बारंबारता है, इसकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी बारंबारता कौन है उसका पता लगाओ। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है? 20। ठीक है, तो हमारे लिए जो F1 का काम करेगा वो 20 करेगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा होगा आपके सवाल में, जो बारंबारता होगी उसमें जो सबसे बड़ी बारंबारता होगी वो आपके लिए काम करेगी F1 का, और जो उससे पहले लिखी होगी वो आपके लिए काम करेगी, उसके बाद लिखी होगी वो आपके लिए काम करेगी F2 का। सभी को क्लियर है? सबसे बड़ी हो गई F1, उससे ऊपर वाली F0 और उससे नीचे वाली F2। अब हम क्या करेंगे, अब हम F1 के हिसाब से चलेंगे। F1 के हिसाब से हमको जो है वो L ढूंढना है। तो मुझे बताइए F1 के हिसाब से L कितना है, बताओ। F1 के हिसाब से L, F0 13 है और F2 14 है। L कितना है? L मैम है 125। बिल्कुल, क्योंकि 20 के लिए वर्ग अंतराल है 125 से 45, सबसे निचली वर्ग सीमा चाहिए हमें, L का मतलब निचली वर्ग सीमा, वो 125 है, और H तो हमें पता ही है, H है यहाँ पर 20। इस क्वेश्चन के लिए H कितना है? तो वो है 20। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। L की जगह पे लिखेंगे हम 125, जमा का निशान, ब्रैकेट शुरू करेंगे। F1 की जगह पर 20 है तो 20 लिख दिया, F0 की जगह पे 13 है, 13 लिख दिया। नीचे देखो तो 2 गुणा में F1 मतलब 2 गुणा में 20, माइनस का 13 माइनस का 14, ब्रैकेट क्लोज, गुणा में इसके 20। ठीक है, अब हमने 125 को ऐसे का ऐसा ही लिख रखा है। 20 में से 13 गए तो 7 बचेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 40 माइनस 13 माइनस 14,
और गुणा में इसके 20 ही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद देखें तो 125 का 125 ही आया और जमा का निशान और 7 यहाँ पे ऐसे का ऐसा रहेगा। इसको सॉल्व करो, 40 माइनस 13 माइनस 14, 40 में से अगर 13 चले गए तो कितने बचेंगे, तो बच जाएगा हमारे पास 27, और 27 में से अगर 14 चले गए तो हमारे पास बच जाएगा 13, ठीक है। तो आ जाएगा 7/13 और गुणा का निशान 20। अब कुछ भी यहाँ पे कटने वाला नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 125 को तो ऐसे का ऐसा ही लिख के रखेंगे, ठीक है। 7 की गुणा हम 20 के साथ करा देंगे तो ये आ जाएगा 140/13। अब इस 140/13 को दशमलव में बदलो और जो भी इसका आंसर आएगा वो उसको हम 125 से जोड़ देंगे। तो इसको जब आप हल करोगे, जब आप 13 का पहाड़ा पढ़ोगे और 13 से जो 140 को भाग करोगे तो ये आ जाएगा 10.76, ठीक है, 10.76। और इस 10.76 को हमने 125 में जोड़ना है तो यह है 125.00 और यह है 10.76। इसको जोड़ दीजिए, 6 का 6, 7 का 7, 5 का 5, 2 और 1 3 और 135, तो यह आ जाएगा 135.76, ठीक है। तो ये हमें हमारा आंसर जो है वो मिल गया बहुलक का। अभी बताओ किसी को कोई डाउट हो, माध्य माध्यक बहुलक में से किसी भी केस में कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, अभी जो है वो मैं क्वेश्चन देखती हूँ, अगर मुझे क्वेश्चन मिलता है तो तब तक के लिए आप भी देखो, कोई डाउट अगर होगा फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, उसको फिर आप पोल में करना चाहो तो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक सवाल, मैं सीधा टेबल बनाऊंगी, ठीक है, बाकी मैं उसमें ऐसे ज्यादा कुछ नहीं लिखूंगी, सिर्फ मैं इधर टेबल बनाऊंगी। तो चलिए टेबल बना लेते हैं पहले तो वर्ग अंतराल शुरू है 5 से 15, सॉरी 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। बेटा माइक ऑफ करो, कोई सवाल है तो पूछो, नहीं तो माइक ऑफ रखो। क्वेश्चन है तो पूछो। साथ में लिख लो फटाफट से कॉपी पे, क्योंकि मैं कुछ भी निकालने को दूंगी तो टेबल तो आपको बनाना ही पड़ेगा, तो मेरे साथ साथ लिख लो इसको, ठीक है। और अब लिखो बारंबारता लिखते हैं इसकी। 5 से 15 है 6, उसके बाद है 11, उसके बाद है 21, उसके बाद है 23 मतलब 23, उसके बाद है 14 और उसके बाद है 5। आपने जो है वो इस बारंबारता के लिए जो है वो माध्य निकालना है, मीन जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, वो आपने निकालना है। ऑप्शन में यहाँ पे लिख लूंगी, पहले इसका हल करना शुरू करो, 10 मिनट में देखते हैं हो पाएगा तो, ठीक है। तो ऑप्शन में इसके लिख लेती हूँ। थोड़े अलग तरीके से लिखूंगी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए 30 जमा 5.3, सॉरी 5.83। ऑप्शन नंबर बी 30 जमा 5.37। ऑप्शन नंबर सी 30 जमा 5.98 और ऑप्शन नंबर डी 35 जमा 5.38। चलो इस तरह से मैंने ऑप्शन लिखा है कि आपका जो पहली संख्या है वो क्या आ रही है और आपने जब दशमलव में बदला तो क्या आया, ठीक है। इस तरह से आपने इसका आंसर देना है और आंसर देना है पोल में। तो इसको भी सॉल्व करना स्टार्ट कर लीजिए। स्क्रीन नहीं दिख रही होगी आपको, अब दिख गई। चलो अब करो स्टार्ट।
तो अभी के लिए चैट ऑफ करते हैं और इसका आंसर देना है पोल में। समाध्य ज्ञात करो, मीन ज्ञात करो। ऑप्शन मैंने किस तरह से लिखे हैं, तो ऑप्शन मैंने इस तरह से लिखे हैं कि आपको पहले संख्या लिखनी पड़ेगी, जो भी जमा के लिए लिखते हैं ना वो लिखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद जो है वो उसके बाद दशमलव में बदल के कितना आ रहा है वो लिखना है। पूरा आंसर मैंने सॉल्व करके नहीं लिखा, एक स्टेप पे आप यहाँ पहुंच जाओगे, उस स्टेप पे जब पहुंचोगे तब देख लेना। और जिन बच्चों ने क्लास को थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था वो सभी भी एक बार मेरी बात सुन लें कि आपकी जो अगली क्लास होगी वो 12 अगस्त को होगी, ठीक है। सेट एग्जाम के दौरान अवंती की तरफ से क्लास नहीं होगी, क्योंकि ताकि आप अपने एग्जाम पे पूरा ध्यान दे सको, और अगली क्लास आपकी 12 तारीख से शुरू हो जाएगी। पोल ओपन हो चुका है, आप सभी अपना आंसर वहां पे दे सकते हो, जिसका जिसका भी सॉल्व होता जाएगा। दस मिनट कम तो नहीं है क्या आपके लिए, क्योंकि टेबल भी बनाना है, सब कुछ करना है। I am done, ma'am. ओके बेटा। कितनों का ठीक है मैम? अभी तो देखना पड़ेगा, अभी मुझे भी नहीं पता, लगभग लगभग ठीक लग भी रहा है कुछ बच्चों का। हाँ, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो, इसका माध्य निकालना है।
20 में से अभी 5 बच्चों के आंसर आए हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करो। 56 क्या, चलो 57 तक हम वेट करेंगे, उसके बाद ज्यादा वेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। कर दिया मैम। ओके, हाँ भाई हैंड रेज कर लो जिससे आंसर कर लिया है। 1 2 3 4 5, 5 बच्चों के हैंड रेज है, पर आंसर तो 8 बच्चों ने किया है। 6 7 8, तो 10 बच्चों के आंसर आए हैं। ठीक है, बाकी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। कौन कौन सॉल्व कर रहा है अभी, इसको बताओ, माइक ऑन करके यस बोलो। ओके, ठीक है, 11 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। 1 मिनट का और समय आप सभी के पास। चलो तो अभी करते हैं 10 सेकंड का वेट और फिर आगे बढ़ेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में और आंसर बता सकते हो चैट बॉक्स में। अभी आपको स्क्रीन नजर नहीं आएगी, बस 1 मिनट रुको, अभी नजर आ जाएगी। तो ये है उस क्वेश्चन का आंसर स्क्रीन पर। ठीक है, तो ऐसे जो है वो आपके ये चीजें बनी होनी चाहिए थी। ये था पूरा का पूरा टेबल। तो यहाँ पर अगर आप सभी मैच करो अपने टेबल से, वर्ग चिन्ह आए 10 20 30 40 50 और 60। उसके बाद वर्ग चिन्ह के बाद DI निकाला, -20 -10 0 10 20 30, और उसके बाद FI और DI इन्होंने निकाला गुणा में, तो वो आया -120 -110 0 230 280 150। आपने शायद इसको दूसरे वाले तरीके से किया हो, उस तरीके से भी करोगे तो ठीक है। तो इसका आंसर था 30 जमा 5.37। इन्होंने सिर्फ FI DI वाले तरीके से निकाला। आप इसने अगर आपने इसको FI UI वाले तरीके से निकाला हो तब भी आंसर आपका ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को ही चुना था। इसीलिए वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर है, 30 जमा 5.37। ठीक है, तो चलिए अभी क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर इस क्लास को लेकर के कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। तो और सेट एग्जाम के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपने सभी एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, और अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो कि होगी 12 अगस्त।